सही माँ, आपकी ज़िंदगी की क्या कहानी है? आपकी ज़िंदगी से हमें क्या सबक मिल सकता है? वो औरत जो घर बैठी हुई है और शायद कुरेशिया भी आता हो, उसको तो कुरेशिया बुन रही होगी, वो भी एक स्किल है। उसको भी वो यूटिलाइज़ कर सकती है, उसे नहीं पता। क्रॉस स्टिच भी आता है, सिलाई कढ़ाई भी आती है, वो बैठे-बैठे कुछ करिए, लेकिन उसको भी वो यूटिलाइज़ कर सकती है, चैनलाइज़ कर सकती है। कैसे? वो ये सब जब अपनी बातें करेंगी तो आपको पता चल जाएगा। जी, शैमा। जी कैसी हैं आप निदा? और मैं मुझे ठीक। जो है बहुत अरसे से जो था एक शौक़ था कि मैं कुछ करूं, लेकिन वही बात है, जब मैं पढ़ रही थी तभी मैंने ये सोचा था मैं जेनेटिक इंजीनियर बनूंगी। अच्छा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कह लें या कुछ लोग कहते हैं फॉर्चुनेटली शादी हो गई। हाँ। तो वो चीज़ें बीच में रह गई। लेकिन यह है कि तो क्या अम्मा अब्बा ने कंप्लीट नहीं कर दी थी? उन्होंने कहा मेरी बेटी का रंग काला हो जाएगा, धूप में ना निकला करो या क्या? नहीं, बेसिकली बहुत पहले की बात है। 93 दिसंबर में मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 12। तो फिर अम्मी ने जो है वो पढ़ाया हमें, हमने अच्छा। यूनिवर्सिटी लेवल पर आए। तो अम्मी का एक था कि भाई रिश्ता आ जाए तो पहले मैं इनसे फ्री हो जाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है जब अब्बू नहीं होते ना तो अम्मियों की यही सोच हो जाती है। मैं समझ तो फिर मैंने अम्मी से यही कहा कि चले ठीक है, लेकिन मेरा ड्रीम जो है वो मुझे जगाए रखता था। और वो भी फिर मैंने पूरा कब किया, जब शादी के ऑलमोस्ट 9 इयर्स के बाद मैंने अपना करियर परसू किया। लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आईं जो कि वाकई में लाइफ को 180 कहते हैं 360 डिग्री आपको टर्न कर देती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे डे 1 से लेकर जब तक 9 इयर्स तक मुझे कुछ भी बाहर का नहीं पता होता था। हर चीज़ घर में, हर चीज़ बना ली। आप पाकिस्तान में रहती थी? हाँ, मेरी शादी पाकिस्तान में ही हुई। हम अब्बू की डेथ के बाद पाकिस्तान आ गए थे। सऊदीया में पैदाइश और बिगनर एजुकेशन वहीं अच्छा, की है। अब्बू के साथ आप सऊदीया में हुई थी? हाँ, हम लोग वहीं पैदा हुए, पांचों बहन भाई। एंड देन फिर अब्बू की डेथ के बाद अम्मी हम सब यहीं आ गए। तो नानी के साथ रहते थे, फिर पढ़ाई की। अब शादी के बाद ये था कि मेरे हस्बैंड कहते थे तुम्हें जो चाहिए तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। अब बच्चे हो गए 3 वक्त के साथ साथ। उन बच्चों में भी मुझे वो कहते थे पकाओ नहीं, बस बच्चे देखो। तो मैंने खाना भी ना बिल्कुल ना पकाने की हद तक पकाया होगा। तो बस वो हर चीज़ मतलब तो खाना कौन पकाता था? मतलब बर्गर आ गया, कभी ब्रोस्ट आ गया, बच्चे सेरेलैक खा रहे हैं, पराठे बस बना लिए। बहुत ऐसा। अच्छा, मतलब मियाँ ने आपको बड़ा लाडली बीवी बना के पैम्पर करके रखा कि बस तुम बच्चे देखो और खुद अच्छी तैयार व्यार आओ, मैं आऊँ तो। तो मेरी लाइफ में मुझे लगता था अब कुछ नहीं है, बस बच्चे हैं। और हस्बैंड ने इवन कचरा वाला जब आता है आपका, तो मैं स्वीपर को इतनी सी जगह में से देखती थी कि वो आ गया ना, तो उसको भी नहीं खोलती थी दरवाज़ा। इतना ज़्यादा मैं वो हो गई थी, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड कर देते हैं आपका सारा लगता है जो कॉन्फिडेंस होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। अब मुझसे कभी वो गाड़ी में बैठे बैठे कहते हैं अच्छा जल्दी से शॉप से ये ले लो। ये पैम्पर करना आपको अच्छा लगता था? मुझे अच्छा लग रहा था उस वक्त ना। मगर मैं यही लोगों को बताना चाहूँगी कि लाइफ ऐसी हर वक्त नहीं होती। क्योंकि उन दिनों जब मेरी 2 बेटियां थीं और मेरा छोटा बेटा पैदा नहीं हुआ था, आई डोंट नो कि एग्जैक्ट ईयर क्या था। यादें ड्रामा था ये पीटीवी का, जिसमें नाहिद शबीर और अदनान सिद्दीकी दोनों की लव मैरिज होती है। और अदनान सिद्दीकी किसी काम से आई थिंक नॉर्दर्न एरियाज जाते हैं, उनकी गाड़ी खाई में गिर जाती है तो याददाश्त चली आती है। तो ये एक पूरा डिज़ास्टर उसकी लाइफ में आता है। तो मैं अपने हस्बैंड को घर आती ना पूरी स्टोरी सुनाने बैठ गई कि यार ये कैसे हो सकता है कि उसकी याददाश्त चली गई, वो उसको नहीं पहचानता, उसको घर से निकाल दिया और वहाँ उसकी शादी भी कर दी। यानी अब अदनान सिद्दीकी की 2nd मैरिज हो गई है। क्योंकि वो पहचान नहीं रहा किसी को, कोमा से यानी कि वो आया वापस तो उसने नहीं पहचाना। तो मैंने कहा ये ऐसा होता तो नहीं है ना? तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं शैमा, ये रियलिटी होती है। बस मुबालगा राई हो जाती है, किरदार बदल दिए जाते हैं और ड्रामा बनता है इसी तरह। मैंने कहा लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ये ऐसे कैसे, वो इतना प्यार करता था उससे और ये सब नहीं जानता। लास्ट एपिसोड आई तो उसमें आखिर में यही दिखाते हैं कि वहाँ अम्मी और बेटा जवान है, मतलब बेटा जवान हो गया और यहाँ अदनान सिद्दीकी किसी और के साथ है और उसे नहीं याद आता और ये ख़त्म हो जाता है ड्रामा। तो इस पे ना मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग जो है ना मेरी हर्ट हो रही थी, क्योंकि मेरी लाइफ ऐसी वो लव बर्ड वाली चल रही है। तो मुझे वो ड्रामे की ना एंडिंग अच्छी नहीं लगी। उसी के बाद कुछ साल बाद ही मेरे हस्बैंड का रोड एक्सीडेंट हुआ। ओह माय गॉड। और वो रोड एक्सीडेंट इस तरह हुआ कि उसके पीछे एक चीपा एम्बुलेंस थी मेरे हस्बैंड के पीछे, और मेरे हस्बैंड उस वक्त बाइक राइड कर रहे थे और हेलमेट पहना था। किसी ने रोड क्रॉस की तो उसको बचाने के लिए वो स्लिप हो गए और हेलमेट जो है फुटपाथ से टकरा के फट गया। वो बेसुध पड़े हुए थे। तो चीपा वालों ने कहा शायद ये डेड बॉडी है, क्या है, चलो उठाते हैं। उन्होंने उठाया, फिर गाड़ी में जब वो रखा तो उन्होंने कहा यार ये नब्ज़ चल रही है, जल्दी से अब्बासी क़रीब है। अब वो अब्बासी गए तो थाने में उनका मोबाइल और बाइक दे दी गई।
अब थाने से जब फ़ोन आया तो मैं सब कुकिंग कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने कहा आज शाम में हम शॉपिंग पे चलते हैं। मेरे हस्बैंड शॉपिंग भी ऐसी कराते थे कि कल शादी है, एक दिन पहले वो सब खरीद के ले आएंगे। वो बिजनेसमैन हैं तो आपको पता है उनके पास टाइम नहीं होता, वो इतनी दुकानें नहीं घूमते, वो डमी पे जो अच्छा लगेगा वो कहते थे बस ये ले लो। तो मेरी भी ऐसी आदत थी, मैं उन्हीं का वेट कर रही थी। तो थानेदार ने कहा जी आप ये कौन बोल रही हैं आप? मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? ये मेरे हस्बैंड का नंबर है। तो कह रहे हैं हाँ बीबी वो इमरजेंसी में गए हैं अब्बासी, किसी को भी भेज दें आप। तो मेरी तो हालत ख़राब होगी कि मैं किसको भेजूं। और वहाँ पे उन्होंने डायल नंबर पे, जिनके भी डायल नंबर थे उनको डायल करके वहाँ बुला लिया था। तो उन्होंने कहा कि ये 2 घंटे के मेहमान हैं, आप इन्हें घर वालों से मिलवा दें, आप हम इनका नहीं कर सकते कुछ, इनकी ब्लड क्लॉटेज इतनी ज़्यादा है माइंड में कि अब ये कभी भी मर सकते हैं। तो मुझे मेरे जेठ और उनके दोस्तों ने फ़ोन नहीं किया, बल्कि वो फिर आगा खान चले गए कि आगा खान में शायद कुछ अच्छी बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाए। तो ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पर जो है न्यूरो सर्जन मौजूद नहीं थे। फिर वो लियाकत गए, लियाकत में जाकर उन्होंने जब चेकअप कराया तो कह रहे हैं कि भाई 5 घंटे आप मिलवा दें, कोमा में चले जाएंगे या डेथ। तो 20% डेथ चांसेस हैं, 80% कोमा चांसेस। आप दुआ करें कि चले कोमा में जाएं तो शायद हम कोई ट्रीटमेंट कर सकें। तब मैं जब तक हॉस्पिटल पहुंची तो फिर वो कोमा में जा चुके थे और मुझे ये बताया नहीं, मेरे जेठ ने बस कहा कि वो बेहोश हैं। अब मैं रोज़ हॉस्पिटल जाती और रोज़ देखती कि वो आंखें क्यों नहीं खोल रहे, तो वो कहते हैं अभी सोया है। यानी उन्होंने मुझे पूरे 1-1.5 महीने तक सिर्फ ये बोलते रहे कि अभी सोया है, अभी नींद में है। और वो कोमा में थे क्योंकि उनको ये था कि ये इसकी एज अभी इतनी नहीं है, तो हम बताएंगे तो ये परेशान हो जाएगी। और मैं अपने बच्चों को छोड़ के सिस्टर के पास फिर मैं आती थी और सुबह से रात तक मैं बैठी रहती थी, वो आंखें ही नहीं खोलते थे। फिर जब उन्होंने जिस दिन आंखें खोली तो मुझे फ़ोन घर पे आया कि जल्दी से आओ, तुम्हारे शहज़ादे ने ना आँख खोल ली। मैंने कहा अच्छा। जल्दी से जब मैं आई तो डॉक्टर उस वक्त एक सेशन कर रहे थे कि इतने साल पहले वाले लोगों को बुलाएं, फिर इतने साल। तो जब मेरी बारी आई तो मेरे हस्बैंड से कहा आपने इन्हें पहचाना? तो उन्होंने बस मेरी तरफ नज़रें करी और वापस कह दिया डॉक्टर को नहीं। तो उसी वक्त मैं बिल्कुल गिर गई थी नीचे, मतलब मेरी टांग में जान नहीं थी, मैं बिल्कुल धड़ाम से गिर गई। डॉक्टर ने ही मुझे पकड़ा और कहा बीबी इस वक्त ये परेशानी की बात नहीं, ये देखिए इन्होंने आंखें खोल ली। मैं कहा ये मुझे नहीं पहचान रहे, हमारी शादी को 9 साल हो गए। तो कह रहे शादी हुई है? तो कह रहे नहीं। उन्होंने जब नहीं बोला सर हिला रहे थे बस, क्योंकि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। और अब मेरे दिमाग में वो ड्रामा, अगर मैंने नहीं देखा होता मुझे ये झूठ लगता, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आप नहीं देखते ना, आप रियलाइज़ भी नहीं कर पाते, समझ भी नहीं पाते कि यार ये ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही थी कि किसी के सर पे चोट लगे और वो इतना भूल जाए कि वो अपने लोगों को नहीं पहचाने। तो उन्होंने कहा ये 12 से 15 साल पीछे चले गए, जो हमने इनकी हिस्ट्री चेक की है, जिन लोगों ने इनसे मुलाकात की है, तो आप अभी इनकी याद में नहीं हैं। तो आप कोशिश करें इन्हें याद दिलाने की, लेकिन ज़ोर मत दीजिएगा। मे बी कि इन्हें सब याद आ जाए और मे बी कि ना याद आए, जितना ये चाहते थे अब वैसा ना चाहें, बट नेचर इनकी वही रहेगी। तो नेचर क्योंकि नहीं बदलती है, आप परेशान नहीं हो। तो उन्होंने मुझे हौसला दिया। फिर उन्होंने विज़िट कराया उन लोगों का जिनको कोमा गुजरा है या कोमा के दौरानिए में थे। एक खातून से मेरी मुलाकात हुई कि मेरे बेटे ने फर्स्ट ईयर में उसका एक्सीडेंट हुआ था और उसे सिर्फ 5th क्लास का याद था, उसने 5th से दोबारा पढ़ना शुरू किया। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ फिर मुझे दिखाई कि आप हिम्मत करें, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है। और फिर उनका घर आना, चल नहीं पा रहे थे, वो सब भूल गए थे। फिर उनके वर्ड्स जो थे, लाइक लाइट को अलमारी कह रहे हैं, चाबी को वो किताबें कह रहे थे और बाइक को कंप्यूटर। तो इस तरह कह रहे हैं कि मेरा कंप्यूटर। तो मैंने कहा आपके पास तो लैपटॉप है, कंप्यूटर नहीं। तो उन्होंने इशारा यूँ किया। तो आपने क्या किया? थेरेपी उनकी चली। फिर अच्छा, पहले फिजियोथेरेपी हुई, फिर स्पीच थेरेपी। जब बोलना शुरू किया तो मुझे पता चले तो कुछ गड़बड़ हो गई है। इतने दिन फाइनेंशियल ये पहले कौन सब उठा रहा था? मेरे हस्बैंड का, क्योंकि बिजनेस था। हाँ, तो उनका जमा पूंजी हाँ, तो एक और यहाँ पे बहुत अच्छी बात है कि हमें ना कंबाइन अकाउंट्स रखने चाहिए, वाइफ एंड हस्बैंड हो, जॉइंट अकाउंट। जी, जॉइंट अकाउंट हो या उसका पर्सनल भी हो, इसका भी हो। मेरे पास का जॉइंट नहीं था क्योंकि हस्बैंड सारा कुछ कर रहे थे, तो मैंने पैसे निकालने थे, नहीं निकाल पाई। उनको सिग्नेचर भूल गई तो वो चेक साइन नहीं कर पा रहे। उनका जो कार्ड था वो ज़ाहिर ख़राब हो गया था, ATM कार्ड। तो ये भी प्रॉब्लम एक फ़ेस की, जिसकी वजह से मैंने लोन लिया उनके बिज़नेस को रन करने के लिए, क्योंकि घर हमारा रेंट पे था तो हमें रेंट पे करना है। तो लोन लेके मैंने उस टाइम 3 मंथ्स तो मैंने ये किया और फिर बिज़नेस दोबारा स्टार्ट कर लिया, तो मुझे उससे रिटर्न आना शुरू हुआ। ये भी मुझे मेरे हस्बैंड ने, जब 2008 में ज़लज़ला आया था तो
उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सिखाई थी कि बिज़नेस ऐसे ऐसे मैं करता हूँ, इस तरह बिलिंग होती है, इस तरह इन्वॉइस बनती है। तो मैंने कहा भाई आपके ये जो 3 बच्चे हैं ना, इन्हीं को देख लूँ, बड़ी बात है। कह रहे नहीं, अगर मैं आगे पीछे हुआ तो तुम्हें आना चाहिए। मैंने कहा आगे पीछे का मतलब क्या होता है? कह रहे यही कहीं मैं आउट ऑफ सिटी चला गया, आउट ऑफ कंट्री चला गया, तुम कर सको। तो वो चीज़ें भी उन्होंने मुझे गाइड की, यानी कि अल्लाह ताला जो मुसीबत आप पे डाल रहा होता है ना, जिम्मेदारी एक या आपके लिए आजमाइश, आपको प्रिपेयर कर रहा होता है।